गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कई बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं और अब मासूमों की मौत के मामले में कटघरे में हैं। इंडिया न्यूज की पड़ताल में लगातार ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनसे साफ है कि पूर्वांचल में दिमागी बुखार से लड़ने वाले सबसे बड़े अस्पताल में अंधेर गर्दी फैली हुई है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लापरवाही, लालच, भ्रष्टाचार का पूरा मकर जाल आपको समझाएंगे, लेकिन पहले गुनाहों के उन देवताओं का बही खाता जान लीजिए जिन्हें यूपी सरकार की जांच टीम ने आज ग्रिल किया है। लड़की वही है, लड़की वही है, लड़की वही है। डॉक्टर वहाँ पर से ये दिए, यही दिए, यही दिए। अब इन मासूमों के कत्ल का हिसाब लेना शुरू हुआ है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को शमशान में बदलने वालों को अब अपने गुनाहों की पाई पाई का हिसाब चुकाना है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत की जांच के लिए बनी कमेटी ने 4 लोगों को शुक्रवार को पूछताछ के लिए तलब किया था। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा, ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट के हेड डॉक्टर सतीश कुमार और इंसेफ्लाइटिस वार्ड के नोडल अधिकारी डॉक्टर कफील खान के साथ पूर्णिमा शुक्ला से पूछताछ की गई। एक तरफ इन चारों से पूछताछ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यूपी सरकार से पूरे मामले में जवाब मांग लिया। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने यूपी सरकार से पूछा है कि बच्चों की मौत किस कारण हुई। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। हाईकोर्ट द्वारा जवाब मांगे जाने के बाद इस पूरे मामले में यूपी सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। हाईकोर्ट के इस हंटर से कैसे निपटेगी सरकार, ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए जिन 4 लोगों को जांच कमेटी ने पूछताछ के लिए बुलाया है उनमें से किसका क्या गुनाह है। मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा पर सबसे गंभीर आरोप है। पूरे मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था के प्रशासनिक प्रमुख थे राजीव मिश्रा। ऑक्सीजन कंपनी को पेमेंट नहीं होने की सीधे जिम्मेदारी इनकी ही बनती है, इसीलिए ही जांच शुरू होने से पहले इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट के हेड के तौर पर सतीश कुमार भी सीधे जिम्मेदार थे, लेकिन एनेस्थीसिया के डॉक्टर सतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी पूरी तरह बेहोश थे। तीसरा नाम डॉक्टर कफील खान का है और ऑक्सीजन विभाग के नोडल ऑफिसर के तौर पर इनकी भी सीधे जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर कफील पर इसके अलावा आरोपों की लंबी फहरिस्त है। इन पर अपने प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के साजो सामान को पहुंचाने का भी आरोप है। जांच के लिए बुलाई गई चौथी शख्स डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला हैं, जो डॉक्टर राजीव मिश्रा की पत्नी है। मेडिकल कॉलेज में चल रही धांधली के आरोप में पूर्णिमा शुक्ला की अहम भूमिका है। आरोप इन पर इतने हैं जितना लंबा इनका कैरियर नहीं। डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला के आरोपों की पूरी जन्म कुंडली बताएंगे आपको आगे। आप देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मौत के तांडव के बाद तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा सस्पेंड किए गए तो उन्हें नैतिकता याद आई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राजीव मिश्रा के कुर्सी से हटते ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व सीएमएस डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग तक मैडम का राज चलता था। मैडम यानी डॉक्टर राजीव मिश्रा की पत्नी डॉक्टर पूर्णिमा शुक्ला। गोरखपुर में हुए ऑक्सीजन हत्याकांड में प्रिंसिपल राजीव मिश्रा, ऑक्सीजन सप्लाई यूनिट के हेड सतीश कुमार और ऑक्सीजन विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर कफील खान के बाद चौथा नाम है पूर्णिमा शुक्ला का। पूर्णिमा बीआरडी मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा की पत्नी है। कहा जाता है कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सत्ता मैडम पूर्णिमा शुक्ला के हाथों में ही थी। पूर्णिमा शुक्ला इस कांड के पीछे की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। पूर्णिमा शुक्ला का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इतना दबदबा था कि अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब मैडम से थर थर कांपते थे।
पूर्णिमा शुक्ला का रुतबा इतना ज्यादा था कि किसी की उनके विरुद्ध में बोलने की जरूरत तक नहीं थी। पूर्णिमा शुक्ला के खिलाफ शिकायतों की लंबी फेहरिस्त जब सरकार के हाथ लगी, तब तक गोरखपुर में मौत का तांडव शुरू हो गया। पूर्णिमा शुक्ला गोरखपुर के ही गोला कस्बे में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी थी, लेकिन केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद ने उन्हें इसी साल 21 मार्च को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल ट्रायल यूनिट से अटैच कर दिया था। या यूं कहें कि अपने रुतबे और रसूख से पूर्णिमा शुक्ला ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपने लिए ये व्यवस्था बनवा ली, जहां उनके पति डॉक्टर राजीव मिश्रा प्रिंसिपल थे। अब पूर्णिमा शुक्ला पर लगे आरोपों की लिस्ट भी जान लीजिए। पूर्णिमा शुक्ला पर पहला आरोप, बीआरडी कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियां। पूर्णिमा शुक्ला पर दूसरा आरोप है कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का। पूर्णिमा शुक्ला पर तीसरा आरोप है ट्रांसफर पोस्टिंग और खरीद में दखल अंदाजी करने का। पूर्णिमा शुक्ला पर चौथा आरोप है मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति में 10 से 12% कमीशन लेने का। किसने लगाए और कैसे लगे पूर्णिमा शुक्ला पर यह आरोप, जिसके चलते पूर्णिमा शुक्ला पूरे ऑक्सीजन हत्याकांड के घेरे में आ गई, ये हम आपको आगे बताएंगे। आरोप ये भी है कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी का पेमेंट भी पूर्णिमा शुक्ला के चलते अटका था। वो कंपनी से 2% ज्यादा चाहती थी और उन्हीं से तंग आकर कंपनी ने टका से जवाब दे दिया कि वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर रही है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी पर बेशक राजीव मिश्रा विराजमान थे, लेकिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सारे प्रशासनिक फैसलों पर उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला पूरे अधिकार के साथ दखल देती थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक रहे डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव ने खुला आरोप लगाया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग और अस्पताल में खरीदी बिक्री जैसे मामलों में पूर्णिमा शुक्ला की दखलंदाजी से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में असंतोष बढ़ने लगा था। मैडम पूर्णिमा शुक्ला के बारे में कहा जाता था कि जब तक उनकी हरी झंडी नहीं मिलती, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। ए.के. श्रीवास्तव का आरोप था कि बतौर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक उनके पास अस्पताल के सारे प्रशासनिक अधिकार थे, लेकिन पूर्णिमा शुक्ला के रहते उन्हें कुछ भी करने की आजादी नहीं थी। आलम यह था कि पूर्णिमा शुक्ला की अनुमति के बगैर स्वीपर तक का तबादला नहीं होता था। पूर्णिमा शुक्ला के बारे में तब और चर्चा होना शुरू हो गई जब लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के एक प्रतिनिधि ने ये सीधा आरोप लगाया कि भुगतान के लिए उन्हें प्राचार्य के घर के कई बार चक्कर लगाने पड़े, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। ए.के. श्रीवास्तव का आरोप है कि ऑक्सीजन, दवाओं और दूसरे जरूरी सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों का भुगतान मैडम की मर्जी से होता था। आरोप ये भी है कि पूर्णिमा शुक्ला ऑक्सीजन की आपूर्ति से 10 से 12% तक का कमीशन लेती थी। कहा जाता है कि 10% का कमीशन तो कंपनी दस्तूर समझकर देती ही थी, लेकिन पूर्णिमा शुक्ला इन कंपनियों से 2% कमीशन अलग से देने का दबाव बनाए हुए थी। हालांकि ये शिकायतें लंबे समय से थी और अलग अलग लोगों ने पूर्णिमा शुक्ला की शिकायत की, जिसमें पूर्वांचल महिला ब्रिगेड के अध्यक्ष सिंगेश देवी ने मार्च 2017 में शिकायत की। बच्चों के बारे में मैं इनको बताई थी कि अगले सीजन आने से पहले इसकी व्यवस्था करिए जिससे बच्चे ना मने। अब आप एक बात जान लें, ये बच्चों का जब इतना मर्डर हो गया, मुकदमा होना चाहिए इन लोगों पर। हाँ, सरकार पर मुकदमा होना चाहिए। ऐसी शिकायत बीजेपी के गोरखपुर महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने जनवरी 2017 में की। वहीं जून 2017 को तिलंदपुर निवासी नीरज कुमार सिंह ने भी पूर्णिमा शुक्ला के खिलाफ शिकायत की थी। इन तमाम शिकायतों पर जांच अब जाकर शुरू हुई, जब ऑक्सीजन हत्याकांड के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बदहाली पर बवाल मचा। यूपी सरकार ने सिर्फ पूर्णिमा शुक्ला के कारनामों की जांच के लिए 3 अधिकारियों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने 17 अगस्त से जांच शुरू की है और 3 दिन यानी 20 अगस्त को ये सरकार जांच रिपोर्ट सौंप देगी। इंडिया न्यूज की टीम लगातार गोरखपुर में है और इस पूरे कांड की जांच में जुटी है। ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में आज इंडिया न्यूज एक और बड़ा खुलासा करने वाला है। यह खुलासा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार, ताकत के खेल सबको उजागर करेगा। दिमागी बुखार से पीड़ित जिन मासूमों की जान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में गई, वो दरअसल मेडिकल कॉलेज में चल रहे गंदे खेल की बलि चढ़े हैं।
इंडिया न्यूज के पास दस्तावेजी सबूत हैं, जिनसे साफ हो जाता है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के बीच साठगांठ थी। इसकी भनक सरकार को भी लग चुकी थी। यूपी सरकार ने 1 अगस्त 2016 को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी के कारनामों की जांच विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंपी थी। विजिलेंस के एसपी ने 1 अगस्त 2016 को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए टेंडर का ब्यौरा दे और ये भी बताया कि इस फर्म ने अब तक क्या क्या काम किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने विजिलेंस को एक भी सूचना मुहैया नहीं कराई। 7 अक्टूबर 2016 को विजिलेंस ने दोबारा पत्र लिखा। इस बार बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बजाय बाल रोग विभाग की अध्यक्ष महिमा मित्तल ने जवाब भेजा। महिमा मित्तल ने विजिलेंस को बताया कि ऑक्सीजन पाइपलाइन और लिक्विड गैस प्लांट लगाने का टेंडर प्रिंसिपल ऑफिस के एसपीएस सेक्शन से जारी हुआ है। टेंडर प्लांट की स्थापना या उसकी मेंटेनेंस से जुड़ा कोई दस्तावेज बाल रोग विभाग में मौजूद नहीं है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार का वार्ड बाल रोग विभाग के तहत ही आता है और बाल रोग विभाग की अध्यक्ष को ये नहीं पता कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी को टेंडर कब दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया और वो कंपनी मेडिकल कॉलेज में क्या काम कर रही थी। बड़ा और सीधा सवाल यह है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी की विजिलेंस जांच शुरू हो गई थी, तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने उसका टेंडर सस्पेंड करके ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किया? कहीं ये पूरा मामला यूपी में एनएचआरएम घोटाले के पार्ट 2 जैसा तो नहीं? दरअसल बीआरडी मेडिकल कॉलेज और पूरे पूर्वांचल में दिमागी बुखार से निपटने के लिए एनआरएचएम से फंड मिलता है। एनआरएचएम के उसी फंड से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के साथ साथ गोरखपुर, बहराइच, संत कबीर नगर, बस्ती, देवरिया, सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी के जिला अस्पतालों में उपकरण लगाया जाना था। इसमें गड़बड़ी और घोटाले की शिकायत मिली तो यूपी सरकार ने 4 अगस्त 2016 को विजिलेंस डिपार्टमेंट को जांच सौंप दी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज समेत सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने और लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ठेका एक ही कंपनी मेसर्स पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। इस कंपनी ने तय समय में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगाया। वो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई करके अपनी पेमेंट का दबाव बनाती रही। विजिलेंस की जांच के दायरे में पुष्पा सेल्स कंपनी थी। ऐसे में यह सवाल बेहद गंभीर है कि अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा ने कुछ गलत नहीं किया, दिमागी बुखार वार्ड के नोडल ऑफिसर डॉक्टर कफील ने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस ने विजिलेंस को दस्तावेज देने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पर जांच बैठी तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल राजीव मिश्रा जांच में अड़ंगा डालने लगे। अब डॉक्टर मिश्रा ऐसा क्यों कर रहे थे, ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इस अड़ंगेबाजी से साफ हो गया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आला अधिकारियों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। गोरखपुर के डीएम ने भी अपनी जांच में यही बताया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक तरफ तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा और दिमागी बुखार के नोडल ऑफिसर डॉक्टर कफील थे और दूसरी ओर बाल रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर महिमा मित्तल। डॉक्टर महिमा मित्तल इस बात से खफा थी कि दिमागी बुखार के लिए उपकरणों की खरीदारी, उनकी मेंटेनेंस के बारे में प्रिंसिपल उनको कुछ बताते नहीं थे और डॉक्टर कफील उनकी बात को नजरअंदाज करते थे। डॉक्टर महिमा मित्तल ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज की ट्रेजरी से ठीक 15 दिन पहले यानी 26 जुलाई को डॉक्टर कफील को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में बाल रोग विभाग की अध्यक्ष महिमा मित्तल ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर कफील आए दिन अखबारों में गैर जरूरी बयानबाजी करते हैं, जिससे बाल रोग विभाग में असहज हालात पैदा हो जाते हैं। 27 जुलाई को डॉक्टर महिमा मित्तल ने डॉक्टर कफील की शिकायत बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी की। उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बताया कि डॉक्टर कफील नोडल ऑफिसर होने के साथ साथ बाल रोग विभाग में लेक्चरर भी हैं। डॉक्टर कफील को 8 अगस्त 2016 को लेक्चरर बनाया गया और वो अपने प्रोबेशन पीरियड में ही 75 दिन मेडिकल लीव ले चुके हैं। मनमानी छुट्टियां लेने और दिमागी बुखार के इलाज का इंतजाम करने में भी मनमानी करने वाले डॉक्टर कफील को किसकी शय थी, अब उसकी जांच भी शुरू हो गई है।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ तालमेल की कमी नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारियों को लेकर घालमेल भी जबरदस्त था। मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर महिमा मित्तल का आरोप है कि कफील खान 8 अगस्त 2016 को बाल रोग विभाग में प्रवक्ता बने और 14 दिन बाद ही 17 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर चले गए। इंडिया न्यूज को मिले दस्तावेज बताते हैं कि डॉक्टर कफील खान ने 8 अगस्त 2016 को ही मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये है कि अगर डॉक्टर कफील की ज्वाइनिंग ही 8 अगस्त 2016 को हुई तो उन्होंने उसी दिन इस्तीफा क्यों दे दिया? उनका इस्तीफा मंजूर हुआ या नहीं, ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। डॉक्टर कफील खान को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव मिश्रा ने एनआरएचएम का नोडल ऑफिसर बनाने का आदेश 29 दिसंबर 2016 को जारी किया। वो 12 अगस्त तक नोडल ऑफिसर के पद पर बदस्तूर काम कर रहे थे, लेकिन इंडिया न्यूज को एक दस्तावेज मिला है जिसमें डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने खुद को नोडल ऑफिसर बताया है। अब यह सवाल भी बड़ा है कि अगर नोडल ऑफिसर भूपेंद्र शर्मा थे तो डॉक्टर कफील नोडल ऑफिसर के पद पर क्या कर रहे थे? एक ही अस्पताल में दो नोडल ऑफिसर तैनात करने की नौबत क्यों आई और किसके आदेश से दो नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई? जिन डॉक्टरों का काम लोगों की जिंदगियां देनी है, बचानी है, वो आपस में इस तरह से लड़ रहे थे कि स्कूल के बच्चे हों। वाकई ऐसे हालात क्यों रहे? हम ये नहीं कह रहे कि जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं सिर्फ वही जिम्मेदार है, कुछ और भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन ये खाका वहां के लोग खींच चुके हैं। ये सार्वजनिक जानकारी है जिसे हमने आपके सामने दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर ऑक्सीजन कांड की गंभीरता को देखते हुए आईएमए ने भी अपनी तरफ से जांच कराई। आईएमए की टीम ने मेडिकल लापरवाही के मुद्दे पर डॉक्टर राजीव मिश्रा और डॉक्टर कफील को क्लीन चिट दिया है, लेकिन ये माना है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बद इंतजामी बेहिसाब थी। वैसे आपको बता दें कि आईएमए की जांच कमेटी के सामने मेडिकल कॉलेज का कोई जिम्मेदार अधिकारी या डॉक्टर पेश नहीं हुआ था। आईएमए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 10 अगस्त की रात को कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आई थी। लिक्विड ऑक्सीजन सप्लायर को पिछले 5 से 6 महीने में किसी तरह का पैसा नहीं मिला। अस्पताल और वार्ड की साफ सफाई संतोषजनक नहीं थी। अस्पताल में कुत्ते और चूहों की मौजूदगी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती। आईएमए ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि अस्पताल में स्टाफ की कमी एक बड़ा मुद्दा है। पूर्वांचल के 10 जिलों में स्टाफ की कमी की वजह से आईसीयू नहीं चल रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से ऑक्सीजन की कमी के लिए किसी तरह का कोई अलर्ट भी जारी नहीं किया गया। ऑक्सीजन की कमी के बारे में डॉक्टर्स को 7 दिन पहले चेताया जाना चाहिए था। आईएमए की कमेटी का केवल ये है कि हमारे डॉक्टर्स की कोई नेग्लिजेंस तो नहीं है वहां पे, उसका ये जांच करना है। डेथ का क्या कॉज है या ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी नहीं रुकी, इसके बारे में जो है वो इनके प्रीव्यू में नहीं था कि ये था। तो ये बेसिकली ये देखने की वो थी कि जो डॉक्टर्स हैं उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस तो नहीं है। तो आईएमए ने ये भी पाया कि जो 2 डॉक्टर सस्पेंडेड हैं उनकी मेडिकल क्लिनिकल नेग्लिजेंस तो नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस है कि नहीं वो जांच का विषय है और जांच के बाद आएगी। इसके अलावा आईएमए ने अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर राजीव मिश्रा के खिलाफ किसी भी तरह की क्लिनिकल लापरवाही से इनकार किया। आईएमए ने कहा कि प्राइमा फेसिया ये प्रशासनिक लापरवाही का मामला है, इसीलिए प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आईएमए ने फिल्म एयरलिफ्ट का उदाहरण देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि गोरखपुर ट्रेजेडी में मरीजों को शिफ्ट करने की ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी। इसीलिए आईएमए सलाह देता है कि भविष्य में ऐसी घटना के सामने आने पर ग्रीन कॉरिडोर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत पर विपक्ष के बड़े नेता पीड़ितों से हमदर्दी जताने और योगी सरकार को कोसने में जुटे हैं। कल यानी शनिवार को भी गोरखपुर में राजनीतिक तापमान बढ़ने वाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गोरखपुर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। उम्मीद जताई जा रही है कि योगी मेडिकल कॉलेज से सफाई अभियान के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के सिस्टम में घुसे वायरस के खिलाफ भी कोई बड़ा अभियान शुरू करेंगे। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड में हुई मौतों पर अब राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का घेराव करने के लिए विपक्ष
कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। 11 अगस्त को हादसा हुआ और हादसे के बाद गोरखपुर में नेताओं के जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई 33 मौतों पर मरहम के बहाने राजनीति उफान पर है। कल गोरखपुर में सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद होंगे। राहुल 5 पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, साथ ही वो शाम को बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा भी करेंगे। जाहिर है इस दौरान राहुल के निशाने पर योगी सरकार होगी। वहीं योगी आदित्यनाथ कल ही स्वच्छ उत्तर प्रदेश स्वस्थ उत्तर प्रदेश अभियान की शुरुआत गोरखपुर से करेंगे। यह अभियान 20 से 25 अगस्त तक हर जिले में 60 दिनों तक चलाया जाएगा। इंसेफेलाइटिस को लेकर योगी 1996 से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार ऑक्सीजन कांड की वजह से उन्हीं की सरकार निशाने पर है। ऐसे में विपक्ष को मौका मिला हुआ है। जाहिर है योगी आदित्यनाथ को इस कांड पर कड़ा और बड़ा फैसला लेना होगा, तभी जाकर वो इस मुद्दे पर होने वाली सियासत की धार को कुंद कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपके सामने छोड़े जाता हूं यह है कि अगर डॉक्टरों को मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं थी और प्रशासनिक नेग्लिजेंस थी, तो प्रशासनिक नेग्लिजेंस भी उन्हीं दोनों डॉक्टरों की थी जिनको सस्पेंड किया गया है। ये अपने आप में बड़ा सीधा सवाल है। हमको ये समझना होगा कि इस रोग की असली जड़ गुटबाजी, भ्रष्टाचार और डॉक्टरों की राजनीति है। इसको समझना बेहद जरूरी है और शायद उत्तर प्रदेश सरकार ये समझेगी। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।